बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर लियाकत अली है। आज भी बड़े अहम टॉपिक के साथ मैं अपनी 11th वीडियो कोविड-19 सीरीज़ की लेकर हाज़िर हुआ हूँ। और आज का टॉपिक जो है वो बहुत इतना अहम है कि वो आप जब सुनेंगे तो उसके बाद आपको इसकी अहमियत का और भी ज़्यादा अंदाज़ा हो जाएगा। तो हम इससे पहले कि हम अपना टॉपिक शुरू करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो मीडिया चैनल है मेडिकल ख़बरनामा बाय डॉक्टर लियाकत अली, उसको सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और शेयर करें ताकि ये आपको भी बर वक्त मिले और लोगों तक भी ये पहुँचे। शुक्रिया। डॉक्टर साहब ज़रा ये बताइए कि आपका आपका माशाल्लाह बहुत तजर्बा है कोरोना पेशेंट्स के बारे में। ये जो डिस्चार्ज हो जाते हैं पेशेंट जब हॉस्पिटल से, इसके बाद उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? जी, ये बहुत ही अहम सवाल है। देखिए, ये जो पेशेंट एक दफ़ा डिस्चार्ज हो गए घर से, ये ना समझिए कि ये इनका मामला ख़त्म हो गया। मैं उन पेशेंट्स की बात कर रहा हूँ जो सीरियस थे, जो यानी या तो बहुत सीरियस थे या सीरियस थे। जब एक दफ़ा ये डिस्चार्ज हो जाते हैं घर से तो इनके बड़े मामलात हैं। तो मैं इनके, क्योंकि आप इसको समझने के लिए आप यूँ समझिए कि ये जो कोरोना वायरस है, कोविड-19 जिसको हम कहते हैं, ये बॉडी के हर आर्गन को मुतासिर करता है। ब्रेन को, आइज़ को, स्किन को, लंग्स को, लिवर को, किडनी को, हर चीज़ को मुतासिर करता है। तो चूँकि ये ऑर्गन बहुत ज़्यादा मुतासिर करता है, ब्लड वेसल्स को ब्लॉक करता है, उसके अंदर क्लॉटिंग का मैकेनिज्म करता है, इन्फ्लेमेशन करता है, तो और इसका जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन है वो बड़ा सीवियर होता है बॉडी के अंदर, तो उसकी वजह से ऑर्गन डैमेज बहुत हो जाता है। तो उसकी वजह से पोस्ट डिस्चार्ज कहना चाहिए, पोस्ट कोरोना होने के बीमार बेहतरी के बाद उसके अंदर एक दफ़ा डिस्चार्ज हुआ तो क्या क्या प्रॉब्लम रह जाते हैं। अब मैं शुरू करूँगा, जो सबसे पहले एक होती है सिंड्रोम, पोस्ट ट्रॉमा स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये कॉमन है इन सीरियस पेशेंट में जब ये डिस्चार्ज हो गए। अच्छा, ये अगला साल हो, ये होती क्या है? इसके अंदर जब मरीज़ घर चला जाता है उसमें फटीग रहती है, कन्फ्यूज़, डिलीरियम, फ्लैशबैक्स, मेंटल फॉगिनेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इमोशनल डिसेबिलिटी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। यानी उससे बुरे बुरे ख्यालात आते हैं, वो इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट होती है, जजमेंट पावर कमज़ोर पड़ जाता है, इंटेलिजेंस पावर कमज़ोर, ऑफिस जाता है वहाँ दिल नहीं लगता, चीज़ों पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता, हर वक्त थका रहता है, लेटा रहता है, सीढ़ियाँ चढ़ना, बोलना, सब उसके लिए एक उसे प्रॉब्लम लगता है ये जितना भी है। और उसके अलावा उसको बुरे बुरे ख्याल, हेलुसिनेशन जिसे कहते हैं, बुरी सोच आना, उसको अजीब व गरीब चीज़ें भी नज़र आती हैं। तो ये सारी चीज़ें मिल मिलाकर उसको एक सबसे ज़्यादा मुतासर करती हैं। फिर मैं बात करूँगा स्पेसिफिक ऑर्गन रिलेटेड डिसऑर्डर्स जो हैं, उनकी वजह से भी अलामत है। जैसे एक मरीज़ है जिसको फेफड़ों का डैमेज हुआ है तो उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ रह जाती है, उसको कफ का प्रॉब्लम रह जाता है, उसको बोलने में तकलीफ, ज़्यादा बोलना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। गले से जब एंडोट्रेकियल ट्यूब पास होती है तो वोकल कॉर्ड्स मुतासिर होते हैं, तो उसे बोलने में, स्वॉलोइंग में भी प्रॉब्लम होता है। तो ये चीज़ें, फिर अगर हार्ट का भी उसको कुछ हुआ है मसला ड्यूरिंग द एडमिशन तो उसकी वजह से उसको टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, पैल्पिटेशंस के प्रॉब्लम रहते हैं। फिर मेंटल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है डॉक्टर साहब, मेंटल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। इनको आपने बहुत सोचना है, इसके लिए मरीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बैकअप सपोर्ट की ज़रूरत है। फिर जो पेशेंट आईसीयू में रहते हैं जो पेशेंट आईसीयू में दाखिल हुए और वो डिस्चार्ज हुए तो उसके अंदर एक सिंड्रोम होती है, पोस्ट इंटेंसिव केयर सिंड्रोम। उसके अंदर क्या होता है, पेशेंट के अंदर 3 चीज़ें बड़ी अहम होती हैं: फिजिकल प्रॉब्लम्स, कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स और इमोशनल प्रॉब्लम्स। ये कॉग्निटिव क्या होते हैं कि जजमेंट का प्रॉब्लम, अटेंशन का प्रॉब्लम, सोचने का, इंटेलिजेंस का। फिजिकल तो मैंने आपको बता दिया, सीढ़ियाँ चढ़ना, वॉक करना, एक्सरसाइज करना, उसके लिए ये सब चीज़ें बहुत बड़े मसाइल होते हैं। तो और उसके अलावा फिर ये जो पेशेंट्स हैं, ये अगर इनको जो हॉस्पिटल में रहे, अगर इनके साथ पहले से अगर कोई कोमार्बिड्स थे, जैसे ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम था, शुगर का प्रॉब्लम था, हार्ट के प्रॉब्लम थे, तो इनके अंदर प्रॉब्लम भी ज़्यादा होते हैं और इनको बाद में केयर की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब ये बताइए आप कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं सारे, ये किस हद तक सही ठीक हो जाते हैं और कैसे ठीक हो जाते हैं? जी, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। ये देखिए, इसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी, फैमिली सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, फिजिशियन सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, न्यूरोलॉजिस्ट की सपोर्ट की ज़रूरत, यानी एक टीम वर्क होगा, साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत, रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट सबसे अहम है इसके अंदर, उनकी सपोर्ट की ज़रूरत होगी। लेकिन मैं फैमिली पे सबसे पहले जाऊँगा। गवर्नमेंट का भी रोल है, क्योंकि इनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, इनके जॉब्स के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ऑफिस में वो काम नहीं कर पा रहे, तो वो भी गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा। लेकिन हमें फैमिली को उसकी खुराक का ख्याल करना, उसे एनकरेज करना, चलना, एक्सरसाइज के लिए, वॉक के लिए, उसे अच्छी डाइट देना, अच्छा एटमॉस्फेयर देना उसको,
फिर साइकोलॉजिस्ट की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर उसको लंग के प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहे हैं तो उसको पल्मोनोलॉजिस्ट की सपोर्ट पड़ेगी। अगर शुगर डिस्टर्ब हो रही है तो शुगर के कंट्रोल करें, क्योंकि ये मरीज़ ऐसे भी होते हैं जिनको पहले से कोमार्बिड्स थे, तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो उनको ज़्यादा हमें तवज्जो की ज़रूरत पड़ेगी। अब जैसे एक पेशेंट है, फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ कि लंग का पेशेंट है, उसको लंग डैमेज हुआ, अब उसकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जा नहीं रही, तो उसकी ट्रीटमेंट है, उसकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, तो ये सब चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी, तो फिर पेशेंट रिकवर होगा। तो डॉक्टर साहब आप क्या मशवरा देंगे इस तरह के, किस तरह से ये मसाइल हल किए जाए? पहले तो ये कि पेशेंट को अश्योरेंस, टेलीमेडिसिन के ज़रिए रब्ता, उसको एनकरेज करना, उसको बैकअप करना, उसको बैकअप करना कि यू विल बी ऑल राइट, हम उसे सपोर्ट करेंगे, सब मिलके, फैमिली भी सपोर्ट करेगी, गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगी, और हमारे जो फिजिशियंस में जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं सब मिलके सपोर्ट करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट रिहेबिलिटेशन वाले हैं, वो इसको मिलकर सपोर्ट करेंगे, तो ये दे विल रिकवर, दे विल डिफिट। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें स्लो, जैसे लंग प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है, ये दे गेट स्लोली रिकवर, तो ठीक हो जाते हैं पेशेंट, लेकिन टाइम लगता है। डॉक्टर साहब ये जो दवाएं इतनी दी जाती हैं इनको, उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी तो होते होंगे, उसके बारे में क्या? जी बिल्कुल। आईसीयू में अगर आप देखें जो पेशेंट रहते हैं उनको काफ़ी हैवी एंटीबायोटिक्स मिलती हैं, उनको स्टेरॉइड्स मिलते हैं, उनको सेडेटिव्स मिलते हैं, तो इनके बड़े साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और वो उस वक्त तो होते ही हैं, लेकिन वो बाद में घर जाकर काफ़ी अरसे तक रहते हैं। लेकिन वो चूँकि मरीज़ के लिए इंतहाई ज़रूरी थे, मरीज़ की जान बचाने के लिए दिए गए, वो देने तो पड़ते हैं, लेकिन उसके साइड इफेक्ट रहते हैं, और वो भी स्लोली ग्रेजुअली फिर रिकवर। लेकिन अब जैसे डेक्सामेथासोन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए जो डेक्सामेथासोन है ये बाद में, एक तो होता है 10 दिन के लिए, जो रिकमेंडेड है 6 मिलीग्राम डेली फॉर 10 डेज, ये तो खरीदता बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हम ज़्यादा अरसे के लिए देते हैं, बाज़ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो रेजिडुअल रह जाती हैं, तो फिर इसकी वजह से 2 इशू बहुत कॉमन है, एक तो हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपरटेंशन, तो इसको बहुत प्रॉपरली कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन और भी अगर ज़्यादा अरसे के लिए इस्तेमाल करेंगे तो बोन वीकनेस भी आती है, मसल वीकनेस भी आती है, और चीज़ें भी आ जाती हैं। तो डॉक्टर साहब चलते चलते आप ये भी बता दीजिए कि ये जो है आजकल कोरोना की सूरत हाल क्या है दुनिया में और हमारे यहाँ? सूरत हाल हमारे यहाँ तो कदरे बेहतर लगती है, लेकिन दुनिया की सूरत हाल अच्छी नहीं है। इस वक्त भी तकरीबन 1.5 करोड़ लोग जो है इससे मुतासिर हैं, मोर देन 6 लाख डेथ हो चुकी हैं। अमेरिका में काफ़ी बेहतरी आई थी, लेकिन उन लोगों ने जो है ना केयर करना कम कर दी, सोशल डिस्टेंसिंग को छोड़ दिया, मास्क पहनने पे तवज्जो नहीं दी। नतीजा ये निकला है कि वो रोज़ाना 60-70 हज़ार केसेस आ रहे हैं, कल 1000 डेथ हो गई, तो डेथ रेट हालांकि कम हो गया था, दोबारा से डेथ रेट बढ़ गया। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि कोरोना को आप भूलें नहीं, क्योंकि WHO की एक रिसेंट रिकमेंडेशन भी आई है कि आप 3C उन्होंने कहा है। देखिए मास्क तो आप सबसे पहले पहने, सोशल डिस्टेंसिंग आप जो है जिस तरह है वो करनी है, हाथों को बार बार धोना है, साबुन से धोना है, 20 सेकंड, ये तो करना ही है। वो 3C कहते हैं, डोंट गो टू दी क्राउडेड प्लेसेस, क्राउड नहीं जाओ, अवॉइड क्राउड। नंबर 2, क्लोज सेटिंग्स में करीब होके बैठने को नो। और नंबर 3, डोंट गो टू द क्लोज स्पेसिस को अवॉइड करें, जैसे बड़े बड़े मॉल्स हैं, एयरपोर्ट हैं, या एयर कंडीशन बसेज हैं, दे आर क्लोज, इनमें ना जाएं। अगर हमने ये ना किया और जो दूसरे पैरामीटर्स हैं, जो प्रिकॉशंस ना ली, तो कोरोना की सूरत हाल बहुत ख़राब होगी और बहुत ख़राब होती जा रही है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अहम बातें बताई हमें। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।